Hello, students. I'm here with the second chapter from your English textbook Hornbill, and the name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. As you know, it is written by Gordon Cook and Alan East. In continuation with the last lesson, that is lesson 3, today I am here with lesson 4. Here we are going to study para 15 to 22. I am going to give you line by line explanation. So now let us start with paragraph 15. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. किसी भी तरीके से मैंने इंतज़ाम किया कि मैं कैनवस को तिरपाल को स्ट्रेच करूं, फैलाऊं और फैलाकर मैं सुरक्षित करूं हैच के ऊपर जो वाटरप्रूफ है, जो इमरजेंसी गेट है उस पर जो वाटरप्रूफ होता है कि ऊपर का पानी नीचे न जाए। तो इस कैनवस को फैलाकर, तिरपाल को फैलाकर मैं इसके सुरक्षा को ठीक करूं और क्या करूं, हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। और जो आंधी और तूफान और लहरों की वजह से जहाज़ के ऊपरी हिस्से में जो उथल पथल मचा हुआ था, उस उथल पथल की वजह से कई जगह टूट फूट गए थे, जिससे कि पानी नीचे की तरफ उतर रहा था। तो उस गैप्स को भी हमको फिलअप करना था, कवर करना था। किसके जरिया? कैनवस के जरिया। तो पहला काम उन्हें यही सूझा कि हम सबसे पहले वो तमाम जहाँ से पानी सीप करके पानी निकल के नीचे जा रहा है उसको बंद किया जाए और जो हैच है उसकी भी सुरक्षा करी जाए, ताकि हैच के से बहुत सारा पानी नीचे की तरफ न पहुंचे जहाज़ का। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो। ये तमाम प्रयास के बाद भी कुछ पानी की लहरें जो है वो नीचे की तरफ उतर रही थी, जहाज़ के ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ जा रही थी। बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन पानी का ज़्यादातर हिस्सा जो था ना, वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड। अब हमने कोशिश से क्या कर दिया था, उनको डिफ्लेक्ट कर दिया था। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है टर्न अवे करना, किसी चीज़ की दिशा बदल देना। मैंने उस आते हुए पानी का बहुत कोशिश करने के बाद, जो कि सारा पानी नीचे उतरता होल्स के माध्यम से, और जो गेट था, गेट पर जो कैनवस वाटरप्रूफ लगा हुआ था वो डैमेज हो गया था। इन रास्तों से बहुत सारा पानी नीचे उतर जाता, लेकिन मैंने कैनवस फैला दिया, उसके ऊपर तिरपाल लगा दिया, जिससे कि बहुत सुरक्षा मिला और बहुत पानी जो है ना वो हमने डिफ्लेक्ट कर पाया, उसको टर्न अवे कर पाया जहाज़ के दोनों साइड के तरफ, जहाज़ के दोनों दिशाओं की तरफ। पैरा 16 में आते हम लोग। माई प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड। दो प्रॉब्लम यहाँ कह रहे हैं कि मेरा प्रॉब्लम जो है ना, मेरा जो समस्या है वो कब आया, जब हमारा जो हैंड पम्प था, हाथ से चलाकर, पम्प जो हाथ से चलाते हैं और उससे चलाकर पानी जो बाहर निकालते हैं, उसमें क्या हो गया, वो ब्लॉकअप हो गया, मतलब वो जाम हो गया, उन कूड़ा करकटों से जाम हो गया जो कि फ्लोट कर रहे थे कैबिन से। जहाज़ के में तो कैबिन्स होते हैं, कैबिन्स में बहुत सारे खाने पीने के सामान, कपड़े वगैरह ये सब होते हैं। ये सारा चीज़ पानी में तैर रहा था और तैर के जाके किसको कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, वो जो हैंड पंप है उसको ब्लॉक कर दिया था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप, पहला तो ये समस्या था कि जितने हैंड पम्प्स थे वो सारे के सारे केबिन्स में रखे हुए जो सामान थे, खुजरा खुजरा सामान, जो लूज सामान थे, वो सब के सब पानी में तैरते हुए आकर पंप को ब्लॉक कर दिए थे। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एक पंप था जो कि इलेक्ट्रिक पर चला करता था, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से, लहरें ज़्यादा होने की वजह से, हवा ज़्यादा होने की वजह से ये शॉर्ट सर्किट हो गया था, मतलब वो फ्यूज़ हो गया था। यानी हैंड पंप भी काम नहीं कर रहा था और इलेक्ट्रिक पंप भी काम नहीं कर रहा था। The water level rose threateningly. The water level rose threateningly, यानी पानी का जो लेवल है वो बढ़ता गया, और इस तरह से बढ़ता गया कि जैसे कि हम लोगों को थ्रिटेन कर रहा हो, हम लोगों को धमका रहा हो कि देखो अब तुम्हारा जहाज हम डुबो देंगे। बैक ऑन डेक, मैं वापस डेक पर आया, मैं थोड़ा सा ऊपर के जहाज को ऊपरी हिस्से से नीचे गया, नीचे से फिर मैं ऊपर आया। आई फाउंड डेटा, मैंने क्या पाया, डेट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड, कि हमारे पास 2 ऐसे हैंड पंप थे जो कि स्पेयर थे, कहीं हमने उसको उठा के रख दिए थे। स्पेयर वो चीज़ होता है जो इस्तेमाल से ज़्यादा हो जाता है, यूज़ से ज़्यादा होता है,
हम लोग उठा के उसको रख देते हैं कि चलो कभी काम आएगा। तो ऐसे 2 हैंड पंप थे जिसको कि हम लोग स्पेयर समझ कर रख दिया था। वो सब के सब रेंज हो गए थे। रेंज होने का मतलब उसमें पानी के बहाव की वजह से और हवाओं की वजह से और जहाज़ की इधर से उधर डगमगाने की वजह से वो सारे पंप जो है ना पुल और ट्विस्टेड हो गए थे, यानी वो मुड़ गए थे ओवरबोर्ड, ठीक है ना, मुड़ गए थे। रेंज्ड ओवरबोर्ड, यानी ओवरबोर्ड का मतलब जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर वो सारे के सारे पंप जो है वो टूट फूट गए थे, मुड़ गए थे जगह जगह से। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, ये तो हो ही गया था। वो जो वाटर पंप था उसकी जो हालत तो ख़राब हो ही गई थी। इनके हालत ख़राब होने के साथ साथ और कौन चीज़ें जो ख़राब हो गई थी वो ये थी फोरस्टे सेल। फोरस्टे सेल क्या होता है? वो एक सिस्टम होता है जो जहाज़ के मास्ट, मैंने कल भी बताया था नेक्स्ट लेसन में मास्ट क्या होता है। हर जहाज़ में देखेंगे पुराने टाइप के जो जहाज़ होते हैं उसमें बीच में एक बहुत बड़ा पोल होता है पिलर की तरह। वो सबसे लंबा होता है। उस पिलर से बड़े बड़े कपड़े बंधे होते हैं जिसमें हवाएं आके रुकती हैं और उन्हीं हवाओं के फोर्स से जहाज़ को आगे की तरफ ले जाया जाता है। तो ये मास्ट जो होता है, जाहिर बात है वो तो जहाज़ के ऊपर ही उस मास्ट को यानी उस पिलर को खड़ा किया जाता है और उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। उन्हीं सपोर्ट करने वाली चीज़ों को हम लोग कहते हैं, हम लोग फोरस्टे सेल कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये फोरस्टे सेल यानी जो मास्ट, जहाज़ में जो सबसे लंबा पिलर था जिस पर के हमारे जो पर्दे बंधे हुए थे, कपड़े के पर्दे बंधे हुए थे हवाओं को रोकने के लिए, वो भी टूट गया था, ठीक है ना, वो भी टूट गया था। और जिब जो है ये ट्रायंगुलर सेल होता है, यानी वो बादबान जिसमें कि हवाएं आकर रुकती हैं, तो वो तिकोना होता है। वो कपड़ा जो होता है तिकोना होता है, 3 कोने में होता है, ट्रायंगल की तरह होता है, वो भी ख़राब हो गया था। द डिंगीज़, और बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं उसमें छोटे छोटे नाव भी होते हैं ताकि कभी कोई संकट आए तो उनको पानी में उतार के आदमी निकल के बच सके। तो ये डिंगीज़ भी ख़राब हो गए थे। एंड द मेन एंकर, और जो जहाज़ को रोकने के लिए, जहाज़ को कहीं बांधने के लिए जो मेन एंकर होता है वो भी टूट गया था। तो ये सारा देखिए यहाँ पर एक लिस्ट मिल रहा है कि जो लहरें बहुत ज़्यादा उफान पर थीं और आंधी वगैरह जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा था और मौसम बिल्कुल बिगड़ गया था, इसमें वेव वॉकर नाम के जहाज़ के साथ क्या हुआ कि इनकी जान तो खतरे में पड़ी थी, लेकिन जहाज़ का अस्तित्व भी क्या हुआ था, खतरे में पड़ गया था। और ये सारी चीज़ें जो थीं जो कि जहाज़ के ऊपरी हिस्से में थी वो सब के सब नष्ट हो गई थी। अब आइए हम लोग पैरा 17 में चलते हैं। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप। तब हमें याद आया कि भैया हमारे पास तो एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी है, और वो कहाँ पर है? चार्ट रूम के फ्लोर पर है। हर बड़े जहाज़ों में एक चार्ट रूम होता है, एक कमरा होता है जिसमें कि ज्योग्राफिकल मैप्स वगैरह होते हैं और वहीं पर नेविगेशन के लिए तरह तरह के यंत्र होते हैं जिससे पता लगता है कि जहाज़ किस दिशा की ओर जा रहा है। तो वो उनको क्या मिला? इलेक्ट्रिक पंप कहाँ मिला? वो नीचे चार्ट रूम में था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। तो ये जो इलेक्ट्रिक पंप था वो ठीक ठाक था। तो कह रहे हैं कि मैंने इस इलेक्ट्रिक पंप को एक आउट पाइप से जोड़ दिया। मैंने आउट पाइप, वो पाइप जो अंदर का पानी बाहर ले जाता, उससे मैंने जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाउंड दैट इट वर्कड। और मैं बहुत ही थैंकफुल हुआ कि चलो कम से कम ये पंप तो काम कर रहा था। अब आइए पैराग्राफ 18 में। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। ये पूरी रात जो है ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि ड्रैग ऑन हो रही है, मतलब कोई चीज़ खींच खींच कर जैसे ले जाता आदमी पूरी ताकत लगा कर। तो रात गुजर नहीं रही थी, बल्कि रात को हम लोग खींच खींच कर गुजार रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये रात न ख़त्म होने वाला है, एंडलेस है। और ये रात जो है ना बिटरली कोल्ड, ऐसा ठंडा जो कि हमें काट रहा है, ऐसा ठंडा जो कि बीटर है, बहुत ही कड़वा ठंडा है। और सारी रात हमारी रूटीन क्या थी कि हम लोग बस पानी को पंप करते थे। जो पानी अंदर आ रहा था लहरों की वजह से, उसको हम लोग बाहर निकाल रहे थे। और क्या कर रहे थे? स्टीयरिंग, और जो व्हील था ना जिससे जहाज़ को दिशा दिया जाता है, उसको हम लोग इधर से उधर घुमा रहे थे। एंड वॉकिंग द रेडियो, और रेडियो जो होता है कम्युनिकेशन साधने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, तो उस रेडियो पर भी हम लोग काम कर रहे थे। वी वी आर गेटिंग नो रिप्लाईज, लेकिन लाख प्रयास के बाद हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स को ब्रैकेट में मीनिंग्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वो कॉल होता है इमरजेंसी रेडियो कम्युनिकेशन।
रेडियो के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से जब इमरजेंसी होता है तो ज़मीन पर जो स्टेशन होता है वहाँ पर जो जहाज़ चलाने वाला होता है, कैप्टन वगैरह, बताते हैं कि हमारा इतने लॉन्गिट्यूड, इतने लैटिट्यूड में हमारा जहाज़ जो है वो संकट में है। लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। मेडे कॉल कहते हैं संकट में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो संकट में कम्युनिकेट करने के लिए जो रेडियो सिस्टम यूज़ होता है उसको मेडे कॉल कहते हैं। तो वो भी काम नहीं कर रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग। और जो हमारा मेडे कॉल इमरजेंसी के समय रेडियो के माध्यम से जो खबर भेजने का सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा था, तो ये सरप्राइजिंग नहीं था। इससे हम बहुत ज़्यादा आश्चर्य में नहीं हुए, इसलिए कि इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए कि हम लोग दुनिया के इस दूर दराज कोने में पहुंच गए थे। बहुत दूर दुनिया के कोने में हमारा जहाज पहुंच गया था और वहां से कम्युनिकेशन साधना ज़मीन से वो करीब करीब इम्पॉसिबल हो गया था। अब आइए पैराग्राफ 19 में। सूज हेयर हैड स्वेलन अलार्मिंगली। लड़की जो थी सू, उसके सर पर चोट आया था। हम लोगों ने लेसन 3 में पढ़ा था कि उसके सर पर चोट आया था और वो चोट जो था ना फूल गया था, और अब जो फूला था ना अलार्मिंगली, फूल उस खतरे का घंटी बजा रहा था वो। सी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज। उसके आंखें बाहर, दर्द से बाहर निकल आई थीं और बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थीं। एंड नाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। और अब एक नया चीज़ वो दिखा रही थी। उसने दिखाया अपने आर्म पर एक गहरा कट जाने का निशान। When I asked why she had not made more of her injuries before this, मैंने उससे पूछा कि तुमने क्यों नहीं मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, अपने इस इंजरीज के बारे में मेड मोर किया, मैंने हमको और ज़्यादा क्यों नहीं बताया उसी समय, बिफोर दिस, इससे पहले। तो उसने जवाब दिया कि पापा आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू, मैं आपको वरी करना नहीं चाह रही थी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। व्हेन यू वे आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, और उस समय जबकि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय मैं आपको परेशान करना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने इस इंजरीज को मेड मोर नहीं किया, मैंने इसको बात का बतंगड़ मैंने नहीं बनाया। अब आइए पैराग्राफ 20 में। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 की सुबह, द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। पंप ने जो जहाज़ में पानी का लेवल बढ़ गया था उसको सफिशिएंटली कंट्रोल कर दिया था, उसको कंट्रोल में ला दिया गया था एक संतुष्ट के लेवल पर कि पानी अब यहाँ से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट, इतना ज़्यादा हम लोग संतुष्ट हो गए पानी का लेवल कम हो जाने से कि हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग 2 घंटा रेस्ट करेंगे, और ये रेस्ट जो होगा सब एक साथ नहीं करेगा, रोटेशन में करेगा, यानी हम रेस्ट करेंगे तुम जगोगे, तुम रेस्ट करोगे तो हम जगेंगे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक, लेकिन अभी भी जहाज़ में एक बहुत बड़ा लीक था, एक बहुत बड़ा लीक था जहाँ से पानी अंदर आ रहा था। समवेयर बिलो द वाटर लाइन, नीचे जो वाटर लाइन है जहाँ से पानी की निकासी हुआ करती थी वहाँ कुछ लीक हुआ था। ऑन चेकिंग, जब हमने चेकिंग किया, आई फाउंड डेट नियरली ऑल द बोट्स मेन रीफ फ्रेम्स। मैं जब नीचे उतरा और नीचे जो जहाँ से पानी की निकासी होती है पाइप से, मैं जब उसको चेक करने गया तो मैंने क्या देखा कि बोट के तमाम मेन रीफ फ्रेम, जहाज तो एक फ्रेम पर ही बना होता है, तो उस फ्रेम में भी कुछ ऐसे टेक्निकल और इंजीनियरिंग चीज़ें होती हैं जो उस फ्रेम को बांध के रखती हैं, उसको स्ट्रक्चर देती हैं और उसको मजबूती देती हैं। वो सब के सब ये जो मेन रीफ फ्रेम जो है, फ्रेम डेट गिव द शिप इट्स शेप एंड स्ट्रेंथ, वो फ्रेम होता है रीफ फ्रेम जो कि किसी भी जहाज़ को शेप देता है, आकार देता है, उसको मजबूती देता है। वो फ्रेम ही क्या हो गया था ना, स्मैश डाउन टू द कील मतलब जहाज़ का बॉटम का स्ट्रक्चर, जहाज़ का नीचे का स्ट्रक्चर। जब नीचे उतर के उन्होंने देखा ये तो बहुत बड़ा समस्या है, जहाज़ जिस स्ट्रक्चर पर खड़ा था उस स्ट्रक्चर का मेन हिस्सा ही स्मैश हो गया है, नीचे में कील की तरफ, नीचे की तरफ स्मैश हो गया है। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल। हकीकत में कुछ भी नहीं था जो कि स्टारबोर्ड हमने कहा था जहाज़ के दोनों हिस्से को बांध के रखने के लिए कुछ तो होंगे इंतजाम, कुछ तो नट बोल्ट टाइट करके लकड़ी लगाकर वो सारे के सारे क्या हो गए थे, वो बिल्कुल उसको होल्ड करके रखने वाले कुछ भी नहीं थे। हल का मतलब हमने लिख दिया द फ्रेम ऑफ ए शिप। शिप के फ्रेम को
पकड़ के रखने के लिए जो चीज़ें थीं वो सारी चीज़ें टूट फूट गई थीं, एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। केवल जहाज़ में कुछ कपबोर्ड था जिसमें के कपड़े वगैरह रखे जाते थे, सामान वगैरह रखे जाते थे, और उस एक कपबोर्ड को दूसरे कपबोर्ड से अलग करने के लिए जो पार्टीशन वॉल था यही नहीं टूटा था। बाकी सारी चीज़ें एक दूसरे को जोड़ के रखने वाली चीज़ें मैक्सिमम नष्ट हो गई थी, टूट गई थी। यानी जहाज़ पूरे तरह से बर्बाद हो गया था। और वो जो इनका सपना था कि हम जाएंगे एक लंबे जर्नी पर, जिस तरह से कैप्टन कुक ने 200 साल पहले किया था, और पूरी दुनिया की सैर करेंगे, ये शायद सपना उनका पूरा होने वाला ऐसे टूटे फूटे जहाज़ से पॉसिबल नहीं था। और जहाज़ के इस तरह से तोड़ फोड़ देने में सबसे बड़ा हाथ जो था ओशन के अंदर ख़राब मौसम, जिस मौसम ने बहुत ही भयानक तूफ़ान और बहुत ही भयानक लहरों का उत्थान लेकर आया, और उसके वजह से जहाज़ पूरा बर्बाद हो गया। अब देखिए पैराग्राफ 21 में, वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स। ऐसे मुश्किल अवस्था में भी हम 15 घंटा तक जिंदा रहे। सिंस द वेव हिट, जब वेव ने पहली दफ़ा हिट किया था, लहरों ने पहली दफ़ा जब अपना चोट लगाया था, तो उससे 15 घंटा गुजर गया था, हम लोग जिंदा थे, कोई मरा नहीं था। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर। हम लोग तो जिंदा थे, लेकिन वेव वॉकर जो जहाज़ था वो अब अपने आप को ज़्यादा होल्ड टुगेदर करके नहीं रख सकता है, अपने आप को जोड़ के नहीं रख सकता है। इसके पुर्जे पुर्जे बिखरने वाले थे फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, और वो अब अपने पुर्जों उसके पुर्जे पुर्जे बिखरने वाले हैं, और अब हम इतना कमज़ोर जहाज़ हो गया कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंच पाएंगे। आई चेकड आवर चार्ट, मैंने वो जो नक्शा वगैरह था उसको चेक किया, एंड कैलकुलेटर हिसाब लगाया, दैट देयर वे 2 स्मॉल आइसलैंड्स, कि थोड़ी दूरी पर 2 छोटे छोटे टापू हैं, अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और ये जो टापू है ना, वो अभी जहाँ जहाज़ है वहाँ से कुछ 100 किलोमीटर के ईस्ट के तरफ पड़ेंगे। वन ऑफ देम इले आम्स्टरडम, एक का नाम था इले आम्स्टरडम। ये एक आइसलैंड है जो कि फ्रेंच के साउदर्न और अंटार्कटिक लैंड्स में है, और ये इंडियन ओशन के साउथ में पड़ता है। ये दिशा है, आप लोग इसको देखेंगे, बस ये एक आइसलैंड का नाम है। तो इनको लगा कि यही आइसलैंड जो है नज़दीक है, अगर हम यहाँ जहाज़ को ले जाएं तो जान बच जाएगी। ये यहाँ पर आम्स्टरडम जो है, जो आइसलैंड, वो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस, फ्रांसीसी सरकार ने अपने साइंटिफिक खोज के लिए वहाँ बेस बनाया हुआ था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स। पिन प्रिक्स वेरी स्मॉल को कहते हैं, इन द वास्ट ओशन। ये विशाल समुंदर के अंदर एक छोटा सा पिन प्रिक, मैंने सुई के नोक के बराबर ज़मीन, जो कि इले आम्स्टरडम के नाम से हम लोग जान रहे एक आइसलैंड है, वो है वहाँ पर। लेकिन वही जगह पर अगर हम पहुँच जाएं तो हमारी जान बच सकती है, बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड। लेकिन अगर हवाएं अबेट नहीं हुई, नहीं कम हुई, और अगर समुंदर की लहरें नहीं कम हुई, सो वी कुड होइस्ट सॉइल, इतना कम नहीं हुई ताकि हम लोग सेल, वो जो बादबान होता है ना, वो जो बादबान होता है, वो जो पर्दा होता है जिसमें कि हवाएं इकट्ठा होती हैं और उन्हीं हवाओं की ताकत से जहाज़ को आगे टाना जाता है, तो जब तक कि हम इन सेल्स को हम होइस्ट नहीं कर पाएँ, फिर से लगा नहीं पाएँ, तब तक हम लोग जा नहीं पाएंगे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। तो इस आम्स्टरडम आइसलैंड पहुंचने के भी जो हमारे अवसर हैं वो स्लिम हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे हकीकत में। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। जहाज़ का जो सपोर्टिंग, ऑक्सिलरी का मतलब सपोर्टिंग इंजन जो था, तो ये लहरों ने उसको भी क्या कर दिया था, उसको भी आउट ऑफ एक्शन कर दिया था। ये जहाज़ वो भी इंजन आउट ऑफ एक्शन हो गया था। अब तक आप लोगों ने पैरा 21 तक आप लोगों ने देखा कि जहाज़ जो है वो किस तरह से पानी के लहरों के में, तूफ़ानी लहरों में आकर, तूफ़ानी हवाओं में आकर पानी के जहाज़ किस अवस्था में पड़ा था, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा। कुछ चीज़ें जो हैं जहाज़ के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स को लेकर है, आप इस पर ध्यान देंगे। कुछ जगहों के नाम हैं, ठीक है। अब देखिए, दिस इज़ द एंड ऑफ लेसन 4। यहाँ मैं आपको कहूँगा कि ये लेसन 4 है, लेकिन इस लेसन में मैं आप लोगों को 1, 2, 3 का लिंक भी दे दूँगा, ताकि आप 1, 2, 3 लेसन को पढ़ें, और उसके बाद चौथा जिसका छूट गया वो पढ़ेगा,
तो वो एक लाइन से सारी चीज़ों को समझ पाएगा. So thanks for watching the video. If you are watching the video for the first time, please subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.